जो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायु परिवहन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जल परिवहन। उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पढ़ा था और राष्ट्रीय जल मार्ग यानी नेशनल वाटरवे पढ़ा था। मार्ग पढ़ा था यानी हमने बंदरगाह पढ़े थे। 13 जो मुख्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह थे और उनकी विशेषता भी हमने पढ़ी थी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है वायु परिवहन। तो शुरू करते हैं हम आज वायु परिवहन। बच्चों, जो वायु परिवहन है, जैसे इससे पहले आपने जो पढ़े थे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे सस्ता परिवहन है वो है जल परिवहन। ऐसे ही जो सबसे महंगा परिवहन है वो वायु परिवहन। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। सबसे जो महंगा परिवहन है वायु परिवहन है, क्योंकि इसमें हर कोई व्यक्ति क्या वायु परिवहन से सेवा नहीं कर पाता है। क्योंकि भारत में कई वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे आपका गरीब वर्ग का भी रहता है, मध्यम वर्ग का भी रहता है और अमीर वर्ग का भी लोग रहते हैं। लेकिन इसमें वही लोग वायु परिवहन का फ़ायदा उठा पाते हैं जो आर्थिक स्थिति सशक्त और मजबूत होते हैं। इस वजह से ये वायु परिवहन काफ़ी महंगा भी है अन्य परिवहन की अपेक्षा। लेकिन वायु परिवहन महंगा तो है, लेकिन वायु परिवहन सबसे सुलभ भी परिवहन है और सबसे हम कह सकते हैं सब परिवहन से सबसे समय की बचत करने वाला भी परिवहन है। क्योंकि अगर आपको यहाँ से किसी अन्य देश में जाना है तो आप अधिकांश से क्या करते हो, वायु परिवहन के माध्यम से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हो। यानी आपको क्या होता है कि समय की काफ़ी बचत हो जाती है। यानी अधिकतम दूरियों को कम समय में आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। ये था वायु परिवहन के बारे में कुछ विशेषता। आप थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का एक तीव्रतम साधन है, यानी आने जाने का। इसने यात्री समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। यानी जो समय है उसको क्या कर दिया और जो दूरी है उसको घटा के काफ़ी कम कर दिया। यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ दूरियाँ बहुत लंबी है तथा भूभाग एवं जलवायु दशा अत्यंत विविधतापूर्ण है। यानी जो भूभाग है काफ़ी लंबे हैं और जो यहाँ की जलवायु काफ़ी विविधतापूर्ण है। जैसे भारत को वैसे भी कहा जाता है विविध संस्कृतियों का देश। यहाँ पर हर संस्कृति के लोग हर राज्य में, हर स्टेट में और हर दिशा में आपको मिल जाएंगे। यानी जो वायु परिवहन है इसने क्या कर दिया कि इन दूरियों को काफ़ी कम कर दिया। जैसे यहाँ की जो जलवायु है अलग अलग प्रकार की है। जैसे आप उत्तर भारत में देखोगे वहाँ अलग प्रकार की जलवायु होगी, तमिलनाडु में अलग प्रकार की जलवायु, वैसे असम वाले राज्य में अलग प्रकार की, गुजरात में अलग प्रकार की जलवायु। यानी इन विविधतापूर्ण जलवायु वाले राज्यों देश को वायु परिवहन ने क्या कर दिया, बहुत ही इनकी दूरियों को कम कर दिया। अब सीधे हम इसका इतिहास पढ़ते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी तय वायु डाक प्रचलन संपन्न किया गया था। यानी डाक के लिए जो पहली वायुयान चलाई थी वर्ष 1911 में चलाई थी, इलाहाबाद से नैनी तक मात्र 10 किलोमीटर। यानी उस समय जो इस वायुयान का जो प्रयोग किया गया था केवल डाक सेवा के लिए ही किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी जो एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय वायु प्राधिकरण, इसका जो मुख्य कार्य है भारतीय वायु क्षेत्र हो गया, भारतीय जो वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना, सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिक संचार सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। कौन? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको आप ध्यान भी रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। अब फिर नीचे पढ़ते हैं हम। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट करता है, कौन करता है? एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। जो एयर इंडिया है उसी के माध्यम से भारत में जो वायु परिवहन का मैनेजमेंट है वो किया जाता है। अब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवा देनी प्रारंभ कर दी। पहले तो केवल गवर्नमेंट के ही फ्लाइट वगैरह जो वायुयान वगैरह होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनियों ने भी उसमें अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दिया। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभा यातायात दोनों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो एयर इंडिया है, यात्रियों, नौभा यात्रा यातायात के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेवा क्या उपलब्ध कराता है। यह अपनी सेवा द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है, यानी जो ये सेवा देता है विश्व के जितने भी महाद्वीप है उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी के साथ क्या करता है, ये जोड़ते रहता है। कुछ निजी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू कर दी है। जो निजी कंपनियां, जो प्राइवेट की कंपनियां, उन्होंने क्या कर दिया, उसने भी अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू कर दी। वो भी क्या, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप यानी एक देश से दूसरे देश के बीच क्या कर रही है, अपने संपर्क को साझा करते रह रही हैं, यानी एक दूसरे का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बना रही है। कौन, निजी कंपनियां, प्राइवेट की सेवाएं, प्राइवेट की कंपनियां जो अपनी सेवाएं दे रही है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा जो पर्वतीय क्षेत्र में सेवा रहता है, यानी जो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर है इसका जो मुख्यतः कार्य पर्वतीय क्षेत्र में ही क्या करता है, यात्रियों का आवागमन करता है और उत्तर पूर्वी सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटक द्वारा उपयोग किया जाता है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, अधिकांश इसका प्रयोग यहीं किया जाता है। तो बच्चों थोड़ा मैं अपने नोट्स के द्वारा जो वायु परिवहन है उसका इतिहास भी बताना की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मेरे द्वारा बनाए हुए कुछ नोट्स हैं। वैसे हम इसका इतिहास तो पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ इसमें नई चीज़ें मैंने जोड़ रखी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ नई चीज़ें भी यहाँ से मिल पाए। ठीक, वर्ष 1911 में, चलो ये तो ठीक है कि जो वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी डेट भी याद कर दीजिएगा आप। 18 फरवरी 1911 को भारत की पहली वायु सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में प्रारंभ की गई थी। ये तो ठीक है, आपने पढ़ भी लिया, लेकिन जो इसकी डेट है 18 फरवरी वर्ष 1911 को, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या इसमें 1920 के बाद इसे वास्तविक तरीके से आरंभ कर दिया गया, यानी 1920 के बाद क्या होगा, ये इसका संचालन पूर्णतः शुरू हो चुका था। फिर क्या, आज़ादी के बाद 1953 में भारतीय वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और दो निगमों की स्थापना की गई। यानी जो 1953 के बाद क्या हुआ, भारतीय वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें दो निगमों की स्थापना की गई। पहला है एयर इंडिया कॉरपोरेशन, दूसरा हो गया इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन। पहला हो गया एयर इंडिया कॉरपोरेशन, दूसरा हो गया इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन। अब थोड़ा हम देख लेंगे इन दोनों का मुख्य कार्य क्या है। जो एयर इंडिया कॉरपोरेशन है, यह भारत से विदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का संचालन, निगमन और नियंत्रण करती है। यानी जो भारत में जो विदेशी सेवा की जाती है, यानी इंटरनेशनल जो विमान की सेवा की जाती है, वो एयर इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा ही की जाती है। यानी इसी के माध्यम से क्या होता है, भारत से अन्य देशों के बीच सेवा का संचालन होता है और निगम होता है, और इसको नियंत्रण भी कौन करता है, एयर इंडिया कॉरपोरेशन। इसका ये मुख्य कार्य है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनिएगा, और साथ साथ आप क्या पेन और कॉपी पकड़ के इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है। जबकि इंडियन एयरलाइंस सेवा भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का संचालन व निगम करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जो इंडियन एयरलाइंस है ये क्या करते हैं, भारत का अंतर्राज्यीय विमान, जैसे आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है क्या, जैसे आपको मुंबई से क्या देहरादून जाना है, वैसे देहरादून से दिल्ली जाना है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को अगर आप जा रहे हैं तो उसमें जो आपकी जो अथॉरिटी आपको प्रदान करती है, वो करती है एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस के माध्यम से ही भारत के अंतर्राज्यीय विमानों का संचालन किया जाता है, और एयर इंडियन कॉरपोरेशन के द्वारा भारत के विदेशी यानी अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन किया जाता है। बस इन दोनों में इतना फर्क है, और इसको आप अच्छी तरह समझ भी लीजिए, सुन भी लीजिएगा, और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों। फिर इन दोनों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्र में हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1981 में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की गई, जो कि इससे पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैंने कहा था आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर जो इसका सन मिला है कि कब से पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई, वर्ष से 1981 से। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। भारत में हवाई सेवा के संचालन के लिए 100 से अधिक हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। 100 से अधिक क्या जो हवाई अड्डे हैं इंटरनेशनल, जो हमारे हवाई सेवा हैं
या हवाई अड्डे हैं उनका निर्माण किया गया है। इसमें से 17 अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान कर रहे हैं तथा 7 अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे हैं। यानी जो 17 तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो हवाई अड्डे हैं जहाँ से विदेशों को व्यापार किया जाता है। और 6 जो अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे हैं वो अपने राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में उनकी सेवाएं प्रदान की जाती है। तो बच्चों हम देख लेते हैं 17 अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे वो कौन कौन से हैं। ये देखिएगा, मैं इनको मैप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। पहला हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। फिर हो गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा गुवाहाटी में हो गया। फिर उसके बाद हो गया आपका दावोलियम हवाई अड्डा पणजी में। फिर सरदार पटेल हो गया अहमदाबाद में। फिर हो गया केम्पेगौड़ा जो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में स्थित है। कोच्चिन हो गया आपका कोच्चि में। कालीकट या कोझिकोड हो गया कोझिकोड में। त्रिवेंद्रम हो गया तिरुवनंतपुरम में। सांता क्रूज या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया मुंबई में। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया अमृतसर हो गया पंजाब में। मीनाबक्कम हो गया चेन्नई में। कोयम्बटूर हो गया कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली हो गया तिरुचिरापल्ली में। ओमोसिया चौधरी चरण सिंह हो गया लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। दमदम या सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। ये तो प्रमुख 17 हवाई अड्डे हैं, लेकिन मैंने कुछ और भी जोड़ लिखे हैं। जैसे देवी अहिल्या बाई होलकर हो गया इंदौर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया नागपुर में। वी सावरकर हो गया पोर्ट ब्लेयर में। ये थे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहाँ से विदेशों को व्यापार किया जाता है इन हवाई अड्डों के माध्यम से। तो बच्चों हम देखते हैं इन हवाई अड्डों को मैपिंग के माध्यम से। आपको जितने भी मैंने हवाई अड्डे बताए आपको बहुत अच्छी तरह इनको याद भी करना है। साथ साथ आपको एक अच्छी नोट्स की बुक भी बनानी है। तो बच्चों आप देखते हैं हम मैपिंग के माध्यम से। जैसा कि आपको मैप दिख रहा होगा ये, अब थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, उसके माध्यम से हम एक एक हवाई अड्डे को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला हो गया गुरु रामदास हो गया अमृतसर में पंजाब में। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी दिल्ली में। लखनऊ में हो गया चौधरी चरण सिंह। वाराणसी में हो गया लाल बहादुर शास्त्री। वैसे गुवाहाटी में हो गया गोपीनाथ बारदौली। जो अभी आपको मैपिंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ ये 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, प्रमुख 17 जो अभी मैं चर्चा कर रहा था। उसके बाद दमदम या सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा हो गया कोलकाता में। उसके साथ अहमदाबाद में हो गया सरदार पटेल। फिर मुंबई में हो गया आपका ये शिवाजी टर्मिनल। उसके बाद हैदराबाद में राजीव गांधी। उसके बाद बेंगलुरु में हो गया केम्पेगौड़ा। फिर हो गया पणजी में हो गया दावोलिम। उसके बाद कोझिकोड हो गया केरल में। कोच्चि हो गया केरल में। तिरुवनंतपुरम हो गया आपका तमिलनाडु में। कोयम्बटूर हो गया तिरुचिरापल्ली हो गया चेन्नई हो गया मीनाबक्कम। यानी आपने कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़े? कुल 17। आपको ऐसे ही मैपिंग के माध्यम से इन हवाई अड्डों की लोकेशन को आपको दर्शाना होगा। इससे क्या होगा बच्चों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ऐसे ही जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं मैपिंग के माध्यम से उनकी सही जगह सही लोकेशन दर्शाओगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कि रटी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में नहीं रहती है। अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के माध्यम से कर रहे हो, प्रैक्टिस बार बार उसमें कर रहे हो, चित्र बना के बार बार चीज़ों को दर्शा रहे थे, वो चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में क्या इंक्लूड हो जाती है। यानी वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। और ऐसे ही पढ़ाई में चीज़ों को आपको हर चीज़ को ऐसे ही मैपिंग के माध्यम से उस स्थान उस लोकेशन को दर्शाना होगा, जिसके माध्यम की आपकी पढ़ाई क्या काफ़ी ठोस हो, काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे कि आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ हो। तो बच्चों आज ये था वायु परिवहन, जिसमें आपको मैंने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे उनके बारे में चर्चा की और कुछ बहुत उनकी जो लोकेशन से चित्र के माध्यम से वो भी आपको समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने जितना भी समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।